14 अक्टूबर 2005 के दिन का यह संबत था। दिन की यह बात थी। शहर को ना जाने किसकी नजर लग जाती है और शहर में देखते ही देखते दंगा भड़क जाता है। दंगा कुछ इस कदर भड़कता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते थे और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते थे। किसी के हाथ में हथियार था तो किसी के हाथ में चाकू थे। कोई कट्टा चला रहा था तो कोई पथराव कर रहा था और देखते ही देखते शहर के अलग अलग हिस्सों में आग लगानी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था और हॉस्पिटल में कुछ लोग दम तोड़ दे रहे थे। पहले एक आदमी मरता है, फिर दूसरा मरता है, तीसरा मरता है, फिर चौथा मरता है, पांचवा मरता है और यह संख्या बढ़ते बढ़ते 15 तक पहुंच जाती है। बड़ी संख्या में घायल भी थे और लोग लगातार मर भी रहे थे। अब इसी बीच पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो जाती है तो पता चलता है कि 15 लोगों में जो मरे हैं उसमें से 8 हिंदू हैं और 7 मुसलमान हैं। इसी बीच में किसी ने यह अफवाह फैला दी कि जिन घायलों का इलाज चल रहा है दंगाई यहाँ भी पहुंच रहे हैं और उनको मार डालेंगे। लोगों ने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में ही भलाई समझी और इसके कुछ ही देर बाद पता चलता है कि मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी अपनी खुली जीप में ऐसे शहर का जायजा ले रहे थे जैसे कि डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के सामने जायजा लेते हैं। अब स्थिति सामान्य है कि नहीं। पुलिस प्रशासन ने जब मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी ही तो आरोपी हैं। इन पर ही दंगा भड़काने का आरोप लगा है। मीडिया ने इस मामले की बड़ी पुरजोर तरीके से रिपोर्टिंग करना शुरू किया और सरकार पर दबाव बना। पुलिस और प्रशासन पर जब दबाव बनता है तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने अपना काम करना शुरू किया और सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने जाकर सरेंडर कर दिया। कहा कि साहब जांच कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो आप मेरे मामले में कार्रवाई करना। जैसे ही इन्हें गाजीपुर की जेल में बंद किया जाता है, यह ऐसे बंद होते हैं कि साल 2024 तक यह बाहर नहीं निकलते, बल्कि 28 मार्च की रात लगभग 8:40 के आसपास पता चलता है कि गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और लगभग कुछ ही देर बाद यह पता चलता है कि लगभग 1 घंटे के बाद 9:50 के आसपास ये खबर फैलती है सोशल मीडिया के माध्यम से। हर एक मोबाइल में एक मैसेज चल रहा था कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ में एक न्यूज चल रही थी कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है और दूसरी न्यूज चल रही थी कि इनको धीमा मतलब स्लो पॉइजन दिया गया है, धीमा जहर दिया गया है, वह भी अलग अलग बार में। एक तरफ बात हत्या की चल रही है तो दूसरी तरफ बात चल रही है कि आखिरकार इनके हार्ट अटैक से मौत हुई है। कौन सी बात सच है कौन सी नहीं, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है या मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर और गाजीपुर का ही एक विधानसभा है मोहम्मदाबाद। दरअसल आजादी के समय की बात है। आजादी के समय जब महात्मा गांधी जी देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तब उनके बड़े करीबी उनके दोस्त भी बताए जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर मुख्तार अंसारी। उन्हें 1926 से 1927 तक यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। लोग बड़ी इज्जत देते थे, लोग बड़ा उन्हें सम्मान देते थे। उनको एक बेटा भी होता है और जो बेटा होता है इसका नाम नमाम सुभान अल्लाह अंसारी होता है। सुभान अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी होते हैं। साथ ही जो इनके समधी होते हैं, समधी का नाम होता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इतने बड़े बड़े लोगों के नाम, इतने बड़े बड़े इन्हें सम्मान मिलने वाले लोग, और ऐसे जैसे वक्त बढ़ रहा था तो वक्त के साथ इस स्वतंत्रता सेनानी के घर में जिनका बेटा होता है सुभान अल्लाह अंसारी, उनको 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम तुल्ला अंसारी रखा जाता है, दूसरे बेटे का नाम अफजाल अंसारी रखा जाता है और तीसरे बेटे का नाम मुख्तार अंसारी रखा जाता है।
दरअसल मुख्तार अंसारी की आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो उनके दादा होते हैं, उन्होंने गांधी जी के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इनके जो नाना होते हैं, इन्होंने जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान होते हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया था और साथ ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो इनके पिता होते हैं, बड़े नेता होते हैं और इनके खुद के चाचा भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी होते हैं। यह भी बताया जाता है कि इनका जो बेटा है अब्बास अंसारी, जो कि 60 गन का नेशनल प्लेयर भी रहा है। इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, और लोग उसे बाहुबली के नाम से, लोग उसे माफिया के नाम से, लोग उसे डॉन के नाम से भी जानते थे। दरअसल कहानी असल में शुरू होती है 30 जून 1963 को इनका जन्म होता है और इसी घर में राजाओं की तरह ये लोग रहते थे और यहीं से इनके लड़के यूसुफपुर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाई अपनी शुरू की, जो शुरुआती शिक्षा होती है। उसके बाद आगे पीजी की पढ़ाई करने के लिए गाजीपुर में आते हैं और गाजीपुर में जाते हैं तो परिवार वाले लोग बताते हैं वहां पर साधु सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, उनसे इनकी दोस्ती हो जाती है और वहां पर कुछ अलग अलग जातियों का वर्चस्व कायम होता है और इसी वर्चस्व हिस्से में आने के साथ देने की वजह से अब इनकी जो सोसाइटी थी वो बदलती चली गई। नाना, दादा, पिताजी, चाचा जो एक अलग ही रुतबा रखते थे, इन्होंने उस रुतबे को बदलकर अपनी गुंडागर्दी के इस मामले में अपना रुतबा बनाना शुरू कर दिया। निशाने में बहुत साटिक, बड़े बड़े तेज तर्रार थे। कभी गुलेल से निशाना लगाते थे तो कभी बंदूक से निशाना लगाते थे। अचूक निशाना और ऐसा निशाना कि लोग उनकी निशाने की हमेशा तारीफ किया करते थे। साल 1980 से 1990 का जो यह दौर था, यह कुछ ऐसा आता है कि प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने गाजीपुर में डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नई नई योजनाएं लेके आ रहे थे और इसी योजनाओं की वजह से ही नए रेलवे में ठेके निकल रहे थे, खनन में ठेके निकल रहे थे, स्क्रैप में ठेके निकल रहे थे। इन्होंने भी सोचा कि अपना ठेकेदारी में कोई अगर हाथ आजमाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनकी कहानी के साथ साथ एक कहानी और चल रही थी। वाराणसी का ही एक ब्रजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि पढ़ने में बेहद होशियार होता है। उसका सपना था कि वह बड़ा अफसर बने, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसके पिताजी की कोई हत्या कर देता है। पिताजी उनके बताया जाता है कि सिंचाई विभाग में थे और जब उनकी हत्या कर देते हैं और जब ब्रिजेश सिंह चिता को आग लगा रहे थे, तब उन्होंने कसम खाई थी कि वह अपने पिता की हत्या का हर हाल में बदला लेंगे। भले ही उस व्यक्ति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारकर अपना दबदबा ऐसा कायम किया कि उस इलाके में, यानी कि पूर्वांचल में, उस ब्रिजेश सिंह नाम के व्यक्ति का कुछ ही समय में बोलबाला शुरू हो जाता है। और जब बोलबाला शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसने ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। अब ये ठेकेदारी का दौर चल रहा था, चाहे वो रेलवे का ठेका हो या खनन का हो या स्क्रैप का हो। अलग ठेके में एक तरफ मुख्तार अंसारी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इधर ब्रजेश सिंह अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। लेकिन दोनों की कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी नहीं था। दोनों का मामला सामान्य चल रहा था। लेकिन एक त्रिभुवन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि वो भी डॉन था, बाहुबली था और उसकी मुख्तार अंसारी से अदावत चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। और यह व्यक्ति ब्रजेश सिंह के खेमे में जाकर शामिल हो जाता है और यहीं से देखते हुए अब तो त्रिभुवन सिंह का दुश्मन होता है, लेकिन मुख्तार अंसारी की अब दुश्मनी सीधे सीधे ब्रजेश सिंह से शुरू हो जाती है और इन्होंने ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाने के लिए अपनी टीम तैयार करते हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि फोर्स तैयार कर रहे थे और हर जिले में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसे बेरोजगार युवाओं को तलाश रहे थे जो उनके लिए मरने और मारने को किसी भी वक्त पे तैयार हो जाए। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों आमने सामने थे और ठेके में हाथ आजमाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने त्रिभुवन सिंह को मरवाकर अपना काम तमाम कर दिया था।
लेकिन इसी बीच में बताया जाता है कि साल 2001 की यह बात है। मुख्तार अंसारी का काफिला निकला हुआ जा रहा था और विजय सिंह के लोगों को पूरी तरह पुख्ता जानकारी थी। मुख्तार अंसारी का काफिला निकल रहा है और यहाँ से कुछ इस तरह से गोलीबारी शुरू होती है कि दोनों तरफ से लगातार गोली चल रही थी। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो नेटवर्क था वो भी ज्यादा तेज था। जिस गाड़ियों की सूचना मिली, दरअसल वो उस गाड़ी में नहीं बैठे थे, वो वहां से निकल चुके थे, चुपचाप भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो गोलीबारी चल रही थी, दोनों तरफ से मुख्तार अंसारी के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 3 लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक सूचना यह भी चलने लगती है कि ब्रिजेश सिंह को गोली लगी है और ब्रिजेश सिंह की भी मौत हो गई है। जैसे ही ब्रिजेश सिंह की पूर्वांचल में मौत की खबर फैलती है, अब एक क्षेत्र राज मुख्तार अंसारी का शुरू हो जाता है और उनका अपना खुद का डंका बजने लगता है। इन्होंने भी अपनी एक फौज तैयार की, ऐसी फौज जो अलग अलग जिलों में थी और जो पैसों के लिए मरने को भी तैयार हो जाए और मारने को भी तैयार हो जाए। ऐसे चलते चलते मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि 1985 से लेकर मोहम्मदाबाद विधानसभा पर इस अंसारी फैमिली का कब्जा हुआ करता था। इनके ही परिवार से कोई ना कोई विधायक बना करता था और साल 2002 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कृष्णानंदन राय को अपना प्रत्याशी घोषित कर मोहम्मदाबाद में उतार दिया और ब्रजेश सिंह को बताया जाता है कि इन्होंने कृष्णानंदन जी का साथ दिया और इन्होंने इलेक्शन में पूरी मदद की थी। कोई मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की आपस में अदावत जो थी, इसी बीच में यह चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जो इनके भाई होते हैं अफजाल अंसारी, वह तो चुनाव हार जाते हैं और कृष्णानंदन राय जो बीजेपी से विधायक बन जाते हैं। 1985 से बना हुआ दबदबा यूं अचानक खत्म हो जाए और लोग तरह तरह की बातें करने लगे, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा और वह व्यक्ति जिसका अपना एक नाम रहा हो, जो बाहुबली रहा हो, जिसके पास अपनी एक अच्छी खासी फौज रही हो। 29 नवंबर 2005 की यह बात है। विधायक कृष्णानंदन राय अपने साथ कुल मिलाकर 7 साथी थे। उनके गाड़ी के अंदर उनके साथ एक भाबर कोल बिलोक लगता है, उसका एक सियाली गांव है। वहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट होना था, उसी का उद्घाटन करने के लिए गए थे, लेकिन अपेक्षाकृत कम लोग थे, इसलिए वहां से वह आपस आ जाते हैं। थोड़ी नाराजगी भी जताते हैं, कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास आदमी कम थे, यहाँ पर संख्या कम थी, तो मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि साहब आपको देखने का मन कर रहा था, यानी कि विधायक जी को देखने का मन कर रहा था। विधायक जी खुश होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और वहां से चले जाते हैं। बसनिया चट्टी के पास जैसे ही उनकी गाड़ी आती है, साथ साथ मतलब कुल मिला के विधायक सहित 7 लोग बैठे थे। गाड़ी के अंदर सामने से एक गाड़ी आ रही थी। विधायक जी ने कहा कि भाई उस गाड़ी को पहले निकल जाने दो, हमारी अपनी गाड़ी को साइड में लगा लो। लेकिन वो गाड़ी साइड में निकालने की वजह उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद फिर उसके अंदर से कई लोग निकलते हैं और कई लोग निकलने के बाद एक जैसे आधुनिक हथियार से विधायक पर हमला करता है, बोलना शुरू कर दिया और फिर लगभग 500 गोलियां चलाई। 500 गोलियां उन 7 लोगों को मारी गई, सातों के साथ मर जाते हैं। और इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे, छुपकर देख रहे थे, इधर उधर से देख रहे थे। हालांकि उस कार में जो सवार बदमाश थे, उनके दुश्मन विधायक थे और उनके साथी थे, वो उनको मारना चाहते थे। जो आसपास का दृश्य देख रहे थे, उनको किसी को मारना नहीं चाहते थे। यहाँ से कृष्णानंद राय की जैसे ही हत्या हो जाती है, यह मामला फिर लगातार सुर्खियां बटोरने लगता है। पता चलता है कि इसमें एक डॉन था जिसका नाम मुन्ना बजरंगी होता है, उसका नाम सामने आता है और मुन्ना बजरंगी के बारे में पता चलता है, तो पता चलते ही वो मुख्तार अंसारी के लिए काम किया करता था। अब मुख्तार अंसारी के लिए हालांकि सीबीआई जांच भी होती है। यह भी सीबीआई जांच के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी,
साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे ही कद्दावर नेताओं ने इस विधायक की हत्या की जांच कराने के लिए अपनी तरफ से प्रयास की। धरने पर बैठे, लेकिन सालों साल बीतते चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। यह जो व्यक्ति होता है मुख्तार अंसारी। दरअसल यह घटना होती है 2005 में और 29 नवंबर की बात है। लेकिन अक्टूबर 2005 में शहर में दंगा होता है। दंगे में 15 लोग मारे जाते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं और उस दंगे में आरोप लगता है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल के अंदर थे और यह बताया जाता है कि जेल के अंदर बैठ के ही उन्होंने नेतृत्व चलाना शुरू कर दिया था। वहीं से अपनी टीम तैयार करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से, हालांकि सीबीआई भी इस बात को साबित नहीं कर पाई थी कि सीधे सीधे हत्या में मुख्तार अंसारी का ही हाथ था, लेकिन आरोप जरूर लगता रहा था। वक्त बीतने लगता है और यह जेल के अंदर रहते हैं, कभी गाजीपुर जेल तो कभी मथुरा जेल, कभी आगरा जेल, कभी रोपड़ पंजाब जेल तो कभी बांदा जेल। लगातार ये जेल में बंद चल रहे थे। तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अब इलेक्शन की तैयारी की जाए। ये बसपा में शामिल होते हैं और बसपा में शामिल होने के बाद 1996 में बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं और जब जीत जाते हैं साल 2002 में भी इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं और साल 2007 में जेल में थे, लेकिन जेल से ही चुनाव लड़ते हैं। मऊ विधानसभा से वहां से भी बाहुबली जीत जाता है। साथ ही साल 2012 में चुनाव लड़ता है और साल 2017 में भी 5 बार यह विधायक बन जाता है और सांसद बनने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे साल 2014 में, तो इसने ऐलान कर दिया था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन किसी कारणवश, क्या मामला था, वह चुनाव में उतरता नहीं है और इन्हें चुनाव खुद ही लड़ते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। तो साथ ही ऐसे ही कितनी कहानियां होती है इस व्यक्ति के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ। ऐसे बताया जाता है कि जेल अधीक्षक होते हैं यश के अवस्थी ने जब उनकी पोस्टिंग होती है, तो जिस जेल में भी यह होता है मुख्तार अंसारी, तो उससे पहले तक तलाशी नहीं ली जाती थी। लेकिन जब इन्होंने यश के अवस्थी ने ज्वाइन किया तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो भी जेल के अंदर जाएगा उसकी पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। तलाशी ली जाती है तो एक पिस्टल मिल जाता है और पता चलता है कि वो मुख्तार अंसारी की एक व्यक्ति होता है। उसी मुख्तार अंसारी के आदमी की जो पिस्टल थी, उस पिस्टल को मुख्तार अंसारी अपने हाथ में लेकर उस एस के अवस्थी यानी कि जेल अधीक्षक के माथे पर लगा देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर इसमें काफी खींचातानी भी होती है। बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है जब वह धमकी देते हैं कि हम तुम्हें बाहर निकाल के मार डालेंगे या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। यही नहीं, बल्कि एक डीएसपी होते हैं और डीएसपी कोई सूचना मिलती है जिनका नाम होता है शैलेंद्र सिंह। उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कोई बदमाश हथियार लेकर जा रहा है, वो भी आधुनिक हथियार, और उन्होंने पहले से ही घेराबंदी करने के लिए उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उस व्यक्ति के पास पता चलता है कि एलएमजी पकड़ी जाती है और जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो जांच पड़ताल में मुख्तार अंसारी का ही नाम आता है कि उस मुख्तार अंसारी के लिए ही यह हथियार जा रहा था। आखिरकार उस डीएसपी ने हथियार तो पकड़ लिया, लेकिन हथियार पकड़ने के बाद उस डीएसपी की ऐसी आफत खड़ी हो जाती है कि सरकार से उसे परेशान किया जाने लगा और मजबूरन होकर वह डीएसपी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह साधारण जिंदगी जीने लगा। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर अपराध किस तरह से करते हैं, इसका एक बड़ा नेक्सस चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जेल में रहते हुए इनके परिवार के कुछ लोग बहुत भी अच्छे थे शुरुआत में, और भाई भी इनके सांसद बन जाते हैं। लेकिन इनके घर पे, इनकी दहलीज पर किसी व्यक्ति ने अगर कदम रखे,
खासकर गरीब लोगों ने, तो उन्होंने उनकी बड़ी बेइंतहा मदद करनी शुरू की। चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी हो, या फिर किसी गरीब की नौकरी के मामले हो, या फिर किसी की पढ़ाई का मामला हो। इस तरह से इन्होंने अपनी छवि रॉबिन हुड के रूप में भी बनानी शुरू कर दी। उस इलाके में इनका एक वर्चस्व कायम होता चला जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, 2005 अक्टूबर का महीना था। जेल में जाते हैं, लेकिन जेल से निकलने के बहुत जतन करते हैं, कोशिश करते हैं। जेल तो बदलती रहती है, कभी गाजीपुर, कभी मथुरा, कभी रोपड़ बांदा, लेकिन कभी जेल से बाहर निकलने का मौका नहीं आया। ऐसा शम्स ताही खान साहब, जो आज तक के रिपोर्टर हैं, वो एक बार बता रहे थे कि लखनऊ में वो जो पुलिस का मुख्यालय होता है, उस मुख्यालय में वो रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में 3 जीप आती है, गाड़ियां आती हैं। उन 3 गाड़ियों में ये मुख्तार अंसारी होते हैं। और जब उन्होंने देखा कि मुख्तार अंसारी क्या जेल से छूट गए, तो पता चलता है कि मुख्तार अंसारी जेल से छूटे नहीं थे, बल्कि लखनऊ की जेल में वो शिफ्ट होते हैं। लेकिन इस बात का मीडिया में कवरेज नहीं आए, इसलिए उन्होंने घेराबंदी की थी। लेकिन इनकी जो रिपोर्टिंग होती है, बड़ी गुपचुप तरीके से होती है। इनका वीडियो बना लिया, और जब वीडियो बना रहे थे, तभी इसी बीच में मुख्तार अंसारी ने देख लिया। और मुख्तार अंसारी ने कहा कि तुमने वीडियो तो बना लिया है, अच्छे से बनाओ, लेकिन इसे टीवी पर मत चलाना। इसी बीच में जो लखनऊ के आज तक के रिपोर्टर होते हैं, उनको भी धमकी दी जाती है कि जरा भविष्य देखकर काम करना। तुमने न्यूज चलाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। आज तक के ऑफिस में भी ऐसा बताया जाता है कि फोन पहुंच जाता है, हालांकि 10-12 दिन तक उसका इंतजार किया जाता है, और अचानक से उस न्यूज को ब्रेक कर देते हैं। हालांकि किसी आज तक किसी पत्रकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वह इतनी हिम्मत रखता था कि जेल में रहते हुए भी कभी हथरजगंज में खरीदारी कर रहे हैं, तो कभी बाहर घूम रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसर से मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था, और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, सरकार आने के बाद इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। रोपड़ जेल में इनको बुलाया जाता है, बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही जेल में जाते हैं, तो इन्हें खाने में जहर दे दिया जाता है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, लेकिन इस बात का काफी विरोध किया गया। इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने नहीं आती है। वक्त का पहिया और आगे बढ़ जाता है, और ये अपने कोर्ट को एक पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि 19 मार्च 2024 को जो खाना दिया गया था, रात्रि के समय में उस खाने में जहर मिला दिया गया था, सिलो पॉइजन मिलाई गई थी, और मुझे मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन यह बीमार भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, वहां एकदम से इन्हें वापस कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही यह सब पत्र लिख रहे थे। जो पत्र में भी ये लिखा था, अब से ठीक 40 दिन पहले इनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनके पास जो खाना आता था, उस खाने को और कैदियों को भी खिलाया जाता था, और जितने लोगों ने उस खाने को खाया था, सभी काफी बीमार हो जाते हैं। उस खाने का इलाज होता है, लेकिन यह पत्र लिखने के बाद भी कोर्ट से इससे पहले कोई बात नहीं होती। किसी कुछ ऑर्डर होता है, तो परिवार के लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि इनको जेल के अंदर बहुत खतरा है, इनकी जान ले जा सकती है, किसी भी तकरीबन से इसे मारा जा सकता है, वह आशंका जाहिर कर रहे थे। और इसी बीच में 28 मार्च 2024 की रात लगभग 8:40 पर यह खबर चलती है कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, और उन्हें आनन फानन ही हॉस्पिटल लेकर आते हैं। और जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर के 9 डॉक्टर का एक पैनल होता है, वो इनका उपचार शुरू कर देता है। लेकिन उपचार के दौरान ही पता चलता है कि उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, यह सूचना यह न्यूज खबरों में चलती है, टेलीविजन, सच और इंटरनेट की दुनिया में जब यह वायरल होना शुरू हो जाती है, तो लोगों ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने, उनके परिवार के लोगों ने
पहले से ही शक जाहिर किया था कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें जहर जहर सिलो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है। अगर उन्हें मारने की वाकई कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है, जैसे परिवार के लोग कहते थे कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कराएं, मजिस्ट्रेट की जांच शुरू हो, कुछ सीबीआई जांच हो और किस तरह से होती है। 500 गोली एक विधायक पर चलती है और ये पुलिस, यह प्रशासन शासन सीबीआई से भी साबित नहीं हो पाती है 500 गोलियां किसने चलाई। तो जाहिर सी बात है, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं इनको जहर देकर मारा गया है या फिर यह सामान एक हार्ट अटैक से मारे गए हैं। लेकिन लगता है शायद इस बात का कभी हिसाब किताब नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा साल 2023 में कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद और उनके भाई को अशरफ को लेकर जाया जा रहा था। इसी इसी बीच पुलिस की सुरक्षा में 20 से 23 पुलिस वाले भी थे। इसी बीच 3 लड़के आते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर तोड़ फोड़ लगातार गोलियां चलने लगती है। कुछ ही सेकंड में खूब सारी गोलियां चलती हैं और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जब मीडिया ने अपनी इस रिपोर्टिंग में करना शुरू किया तो पता चलता है बहुत गरीब घर के लड़के थे। तीनों बहुत साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके हाथ में जो हथियार थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख या उससे ज्यादा रुपए थी, आखिरकार हथियार उनके पास कहां से आए। समय बीत चुका है, आज तक भी इस बात का पता नहीं चल पाया हत्या का असली मेन मकसद क्या था, किसने हत्या कराई थी, कौन था उस हत्या के पीछे। तो जैसे अतीक अहमद का मामला इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है, ऐसे ही मुख्तार अंसारी की मौत का एक किस्सा इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा। लोग ये भी समझेंगे कि हार्ट अटैक से हुआ है, लोग ये भी समझेंगे कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। कुछ लोग यह भी खुशी मनाएंगे जब से बाबा आए हैं, वह सफाई कर रहे हैं। अब यह आगे क्या होना है क्या नहीं, यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। धन्यवाद।